एयरलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। पंडोह में सड़क किनारे नहीं खड़ी होंगी गाड़ियां, पुलिस ने काटे 9 गाड़ियों के चालान। हमीरपुर में प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों ने किया प्रदर्शन, गांधी चौक पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चंबा में एक भवन में लगी आग लगने से 45 लाख की संपत्ति जलकर हुई राख। बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कसा तन, 2022 में भाजपा का सुपड़ा होगा साफ। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पंडोह में अगर आपने हर कहीं गाड़ी खड़ी की होगी तो उस गाड़ी का चालान किया जाएगा। आज ऐसे ही खड़ी हुई गाड़ियों के पंडोह पुलिस ने चालान काटे हैं। पंडोह में अगर आपने हर कहीं गाड़ी खड़ी की होगी तो उस गाड़ी का चालान किया जाएगा। आज ऐसे ही खड़ी हुई गाड़ियों के पंडोह पुलिस ने चालान काटे हैं। यह गाड़ियां सड़क के दोनों किनारों पर लगी हुई थी। इन गाड़ियों की वजह से रोड में बहुत जाम लग रहा था। इसी के चलते पुलिस ने आज 9 गाड़ियों के चालान काटे हैं और इन गाड़ियों के मालिक और ड्राइवर न होने से उनके नंबरी चालान किए गए हैं। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क किनारे गाड़ियों की पार्किंग नहीं होगी। अगर कोई वाहन चालक गाड़ी पार्क करता है तो उसकी गाड़ी का चालान काटा जाएगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। लंबे समय से राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने गांधी चौक पर मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। लंबे समय से राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ ने गांधी चौक पर मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा। गांधी चौक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों ने नारेबाजी करते हुए जल्द नियुक्ति की मांग की है। धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक राज भी मौजूद रहे। प्रदर्शन करने आई अध्यापिकाओं ने बताया कि स्कूलों में नियुक्ति के लिए मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति बिना शर्त बैच वाइज की जाए। साथ में नर्सरी की योग्यता जमा 2 पास व नर्सरी का विशेष प्रमाण पत्र रखा जाए और उन्हें वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का कोटा भी दिया जाए। हमारी डिमांड यही है कि एनटीटी के लिए हमें ही, हम जो प्रशिक्षित टीचर है उन्हें रखा जाए। हम यही मांग रखते हैं, इसमें सरकार से यही मांग है कि आज हम 23 साल हुए, हमें आज तक कोई रोजगार नहीं मिला है। हम निजी स्कूलों में भी अपना दे रहे हैं सारा शिक्षाएं, लेकिन हमें जो है मेन गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए और हमने इसके लिए कोर्स किया है। तो उसके लिए हम यही चाहते हैं कि एनटीटी वालों को जितना हो सके उन्हें ही रखा जाए। जो अपनी प्राइमरी स्कूल जो कक्षाएं चलाने जा रही है गवर्नमेंट न्यू शिक्षा नीति के अनुसार, तो उसमें सिर्फ एनटीटी वालों को ही रखा जाए। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक राज ने बताया कि 1986 से नर्सरी अध्यापकों की अनदेखी की जा रही है और स्कूलों में नियुक्ति नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द ही नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति दी जाए। उन्होंने कहा अगर नर्सरी अध्यापकों को जल्द नियुक्तियां नहीं दी जाती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पूरी तरह प्रशिक्षित हैं और पिछले 23 वर्षों से इनकी नियुक्ति नहीं हुई। सन 1997 में पहला बैच निकला था और उसके बाद सन 1997 के बाद कोई बैच नहीं निकला। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन इन बहनों की तरफ जो प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाएं हैं इनकी तरफ इन्हें ध्यान नहीं दिया। और जैसे सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, कि जो सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी की क्लासें शुरू की जा रही हैं, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन
फाउंडेशन, मकान की फाउंडेशन, स्कूल की फाउंडेशन, बच्चे की फाउंडेशन एक बराबर होती है। जब तक बच्चे की फाउंडेशन नहीं तो वो आगे वो कैसे बढ़ पाएगा। ये जो टीचर्स हैं ये प्रशिक्षित हैं, स्कूलों में अपनी मर्जी से टीचर रखे जा रहे हैं, या तो दूसरे जो जेबीटी टीचर्स हैं उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है, तो वो गलत है। जो जितना प्रशिक्षण बच्चों को ये अध्यापिका जो ट्रेन टीचर्स हैं वो दे सकती हैं, वो दूसरे अध्यापक नहीं दे सकते। हमारी सरकार से मांग है कि बिल्कुल नियमित रूप से इनका हक है, इनको जो है वो हर स्कूल में अपॉइंट किया जाए पूरे हिमाचल प्रदेश में। और ये जो अगर जैसे कि विषय आया कि आगे क्या करेंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि संगठनात्मक दृष्टि से संगठनों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं तो निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, सभी बहनें आज पूरा जिला हमीरपुर इकट्ठी हैं, नर्सरी अध्यापिकाओं को ही नियुक्त किया जाए। सभी वर्ग भारतीय मजदूर संघ के साथ, मैं जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ का हूँ, सभी वर्ग हमारे साथ हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जो है इनकी नियुक्ति की जाए। पिछले सालों से लेकर के आज कोई पिछले 23 वर्षों से लंबे समय इंतजार कर रही है। कई बहनें गरीब परिवार से हैं, विधवा हैं, बेरोजगारी से जूझ रही हैं, लेकिन सरकारों का ध्यान जो है इनकी तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये हम मांग पत्र जो है इसमें सभी हमारी 4-5 डिमांडें जो हैं वो, एक तो पहली डिमांड जो है वो कई हैं, बिना एज फैक्टर के जो है इनको नियुक्ति दी जाए और रेगुलर नियुक्ति दी जाए, और साथ में जो है वो प्री नर्सरी क्लासिक के लिए जो है वो इनकी जो योग्यता है वो +2 रखी जाए। इसके आधार पर जो आगे भी पढ़ी लिखी बेटियां हैं या हमारी बहनें हैं, अच्छी बात है, लेकिन +2 की योग्यता जो इनके लिए रखी जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं धन्यवाद आपका भी करता हूं और सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि इसके ऊपर तुरंत निर्णय लिया जाए, अन्यथा संघ जो है भारतीय मजदूर संघ और हमारे साथ जो जुड़ी बहनें हैं, हमें और कदम इसके समक्ष उठाना पड़ेगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। प्रदेश के कई जिलों में बढ़ रही चोरियों के मामले में हमीरपुर पहुंचे डीआईजी मधुसूदन ने कहा कि चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही की जाएगी और पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। साथ ही डीआईजी ने लोगों से आह्वान किया है कि अनजान व्यक्ति के दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। प्रदेश के कई जिलों में बढ़ रही चोरियों के मामले में हमीरपुर पहुंचे डीआईजी मधुसूदन ने कहा कि चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही की जाएगी और पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। साथ ही डीआईजी ने लोगों से आह्वान किया कि अनजान व्यक्ति के दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। हिमाचल प्रदेश पुलिस डीआईजी मधुसूदन ने आज हमीरपुर जिला के पुलिस थानों के अलावा पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस थाना हमीरपुर में पहुंचकर मधुसूदन ने आकर रिकॉर्ड जांचा और सारी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पुलिस थाना हमीरपुर में पहुंचे डीआईजी मधुसूदन का स्वागत किया गया। मधुसूदन ने निरीक्षण करने के बाद कहा कि हमीरपुर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और पुलिस विभाग में भी कार्य बढ़िया से चला हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना, पुलिस लाइन के अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी जाकर निरीक्षण किया गया है। इस मौके पर एसपी गोकुल चंद्रेन के अलावा अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कि हमारे पुलिस विभाग में जो रेंज कार्यालय, खंड कार्यालय है, वो साल में वार्षिक औपचारिक निरीक्षण करते हैं, तो आज मैं उस सिलसिले में यहाँ औपचारिक निरीक्षण के लिए आया। सर, क्या फीडबैक रही है इस निरीक्षण के दौरान? अभी तो निरीक्षण चला हुआ है। फीडबैक वैसे तो हमें जो रेंज में जितने जिले हैं उनकी रोज फीडबैक हम लेते रहते हैं, और जैसा आपको मालूम है कि हमीरपुर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, बिल्कुल ठीक है और शांति है। यहाँ के जो नागरिक हैं वो भी बहुत शांति प्रिय हैं, अनुशासन प्रिय हैं और अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से करते हैं। जहाँ तक पुलिस विभाग का संबंध है तो पुलिस विभाग में भी कार्य बिल्कुल संतोषजनक है। आज हमीरपुर में पुलिस लाइन, थाना और उसके बाद फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो है वहाँ पे करूँगा। डीआईजी मधुसूदन ने कहा कि जिला में बढ़ रही चोरियों को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि अगर किसी का भी कोई अनजान व्यक्ति अपने क्षेत्र में नजर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वहीं प्रदेश में कई पुलिस थानों में एसएचओ की तैनाती नहीं होने पर डीआईजी मधुसूदन ने कहा कि कुछ प्रमोशन अभी रुकी हुई है और जल्द ही पुलिस थानों में खाली पदों को भरा जाएगा। थाना प्रभारी नियुक्ति की प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पे जहाँ तक संबंध है, एक इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसकी जगह पे एक सब इंस्पेक्टर लगाया गया है। ये आमतौर पर ऐसा कई बार होता रहता है,
और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अभी कुछ प्रमोशंस होंगी। प्रमोशंस जैसे ही हो जाएंगी तो हमारी एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कमेटी है, वो पोस्टिंग्स कर देती है, जैसे पोस्टिंग होगी वो हो जाएगा। ये कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। धर्मशाला में आयोजित बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में भाजपा की लड़ाई सामने आई है, जिस पर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सत्ता वापसी के लिए कार्यसमिति की बैठक कर रही है। धर्मशाला में आयोजित बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में भाजपा की लड़ाई सामने आई है, जिस पर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सत्ता वापसी के लिए कार्यसमिति की बैठक कर रही है, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए बैठक में कोई रणनीति नहीं बनाई गई। राणा ने कहा कि 2022 में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, जिसको लेकर भाजपा सत्ता वापसी की रणनीति बना रही है। वहीं राणा ने कहा कि पंजाब नगर निकाय चुनावों में भाजपा को करारी हार मिली है, जिससे साफ पता चल रहा है कि हिमाचल में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने धर्मशाला में हुई बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में भाजपा की लड़ाई सामने आई है। राणा ने कहा कि बीजेपी के नेता कार्यसमिति की बैठक में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में 2022 के चुनावों में सत्ता वापसी के लिए रणनीति बनाई गई है, लेकिन हिमाचल के विकास के लिए और रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यसमिति में कोई चर्चा नहीं की गई है। धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि इसमें कार्यसमिति की बैठक में जिस तरीके से इनकी लड़ाई जो है वो सामने आई है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं, इस तरीके से जो ये सामने चीज़ें आई हैं। और दूसरा ये जो कार्यसमिति की बैठक में चर्चा सिर्फ इनकी चिंता की जाहिर हुई है इस कार्यसमिति की बैठक में कि भाई 2022 में हम लोग पावर में कैसे वापस आ सकते हैं। तो इनको चिंता जो है 2022 की पड़ी है। इनको मालूम है कि 2022 में इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। चिंता इस बात की नहीं कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को कैसे चलाना है, लोगों की तरक्की कैसे हो, डेवलपमेंट के काम कैसे हों, जो काम रुके पड़े हैं उनकी कोई चिंता नहीं हो रही है। चिंता इस बात की हो रही है कि हम दोबारा कैसे आएंगे। तो कार्यसमिति में तो ये चर्चा हुई है इनकी कि 2022 के लिए प्लानिंग करो। इनको तो अपनी चुनाव की चिंता पड़ी है, प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। राजेंद्र राणा ने कहा कि पंजाब नगर निकायों के चुनावों में देश की जनता को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया है कि 109 नगर निकाय और 7 नगर निगमों के आए नतीजे बताते हैं कि पंजाब में बीजेपी का जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया है। कुल आए 350 नतीजों में से 271 सीटों पर पंजाब की जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है। राणा ने कहा कि पंजाब नगर निकायों की जीत से साफ हो गया है कि तानाशाह सरकारों की देश में कोई जरूरत नहीं है। पंजाब के जो नगर निकाय के नतीजे आए हैं उसमें पंजाब की तरह जो है भारतीय जनता पार्टी का अकाली और दूसरे पार्टियों का सफाया हो गया। और जो पंजाब के नतीजे ये दर्शा रहे हैं कि एक तो जो नतीजे आए हैं इसमें पूरी तरह लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वहाँ जनादेश दिया है और इसका इम्पैक्ट जो हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाला है। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र में जो तानाशाह सरकार चल रही है और जिस तरीके से सरकार को चलाने वाले जो ये हुक्मरान हैं, ये जिस तरीके से तानाशाही का एक इन्होंने रवैया अपना के रखा है, किसानों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, आम आदमी के साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं। उत्तरी भारत में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और सीधा आने वाले चुनावों में जहाँ पूरे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, ये जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है। लोगों की नाराज़गी जो है वो साफ तौर दिख रही है। ये जो सरकार केंद्र में है और प्रदेश में है पूरी तरह निकम्मी सरकार साबित हुई है। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, कर्मचारी तंग हैं, आम आदमी तंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महंगाई की ये बात करते थे, सड़कों को जाम कर देते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, 60 रुपये पेट्रोल होता था, आज पेट्रोल जो है 100 रुपये पहुँच गया।
और इतने हैवी टैक्स जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगा दिए, जिससे सभी जो खाद्य पदार्थ हैं और दूसरे चीज़ों के दाम हैं वो बढ़े हैं, जिससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं। और इस सारे के सारा मामला जो है, आज देखिए पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो आज के दौर में नज़र आ रही है कि इनके पास बसों को चलाने के लिए डीजल तक के पैसे नहीं हैं। और आज स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, आज कॉलेज और स्कूल में जाने के लिए सरकारी बसें नहीं चल रही हैं। आम आदमी जो गरीब आदमी है उसको कहीं हॉस्पिटल जाना है, कोई बाज़ार जाना, उसके लिए बसें नहीं मिल रही हैं, बसें नहीं चल रही हैं इनसे। तो इस सरकार का पूरी तरह दिवालिया निकल गया है और ये सरकार पूरी तरह कंगाल हो गई है। डबल इंजन की बात करने वाली ये सरकार आज पूरी तरह फेल हो चुकी है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। लगने से 45 लाख की संपत्ति जलकर राख हुई है। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। चंबा के परेल में आग लगने की घटना के कारण लगभग 45 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि सुबह के समय स्थानीय व्यक्ति द्वारा उन्हें परेल में आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद उनकी टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि परेल स्थित एक भवन में आग लगी है, जिसके निचले भवन में स्पेयर पार्ट की दुकान है, जबकि ऊपरी मंजिल में एक कोचिंग सेंटर और ITI स्थित है। जिसके बाद अग्निशमन विभाग ने मुस्तैदी से काम करते हुए अग्निशमन की टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि निचली मंजिल में स्पेयर पार्ट की दुकान में 7 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी भी आग की चपेट में आने से जल गई है। मैं स्टेशन फायर ऑफिसर राजेंद्र चौधरी। आज सुबह 5:40 से केंद्र में सूचना मिली कि परेल में ऐसे एक दुकान में आग लगी है। तो फर्स्ट टर्नआउट जो है तुरंत घटनास्थल को भेजा। तो जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर था तो उसने मौके पे जाके देखा कि वो हमारे एक शिव दुर्गा ऑटो वर्क्स के स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, जिसमें जो थी वो आग लगी हुई थी। तो ये भी किसी सामने जो हमारे शॉप के सामने राहुल शर्मा जी है, वो सुबह इन द मॉर्निंग जो थे वो उठे, उन्होंने देखा कि वो उसमें आग बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने हमारे को कॉल की थी। तो मौके पे जो फर्स्ट टर्नआउट किया था उन्होंने अपना डिलीवरी लाइन जोड़ के जो आग को बुझाने का शुरू किया और साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम को दोबारा मैसेज किया कि आग ज़्यादा है तो जो है दूसरी टर्नआउट घटनास्थल को भेजा जाए। तो सेकंड टर्नआउट में मैं खुद दोनों वाहनों को लेकर जो था घटनास्थल को पहुंचा। तो इसके कुल मिला के जो तीनों गाड़ियों को आग बुझाने में लगाया और अंदर जो आग थी वो उसमें प्लास्टिक और पेट्रोल, डीजल वगैरह थोड़ी मात्रा में हर चीज़ थी, ग्रीस वगैरह। तो इसका और इस करके जो थे वो पानी से आग नहीं बुझ रही थी। तो उस करके हमने जो है इसमें जो है वो 3 ड्रम जो थे अपने फोम के भी यूज़ किए ताकि जो आग जो है पूर्ण रूप से बुझ सके। और इसमें इस आग में अनुमानित लॉस जो 45 लाख का हुआ है, जिसमें मैक्सिमम जो स्पेयर पार्ट का इसका पोर्शन था उसमें ज़्यादा लॉस हुआ है। साथ में इसमें 7 मोटरसाइकिल है, एक स्कूटी भी थी और कुछ बैटरीज वगैरह, कुछ अदर एसेसरी थी जो भी इसमें लॉस हुआ है। साथ ही साथ जो इसमें फर्स्ट फ्लोर पे रेजिडेंशियल भी था, साथ में कोचिंग सेंटर है, आर्मी कोचिंग सेंटर है। ये तो शुक्र करो कि वो कोचिंग सेंटर के बच्चे जो थे कहीं भर्ती के लिए गए हुए थे, अदरवाइज जो फर्स्ट फ्लोर तो पूरा धुएँ से भरा हुआ था, क्योंकि उसमें जो थे वो अंदर से जो वेंटिंग थी वो वेंट होल थे ऊपर को, उससे जो था धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया था। फर्स्ट फ्लोर में भी इसमें देशराज और दिलीप का जो था वो काफ़ी लॉस हुआ है, जिसमें उनका रिहायशी सामान है, घरेलू जो भी सामान होता है वो जड़ा, कपड़े इत्यादि वगैरह, किचन का सामान चला गया, उनका वायरिंग भी ऊपर बड़े भी चढ़ गई। और साथ ही साथ जो था वो तीसरे फ्लोर पर जो उसका माँ ज्वाला ITI है, वो भी धुएँ के कारण जो है पूरे कमरे में जो है वो मतलब सारी मशीनरी उनकी जो है काफ़ी डैमेज हुई है उनकी भी। तो इसमें रहते जो आग के ऊपर काबू पा लिया, अन्यथा ये जिस हिसाब से इस बिल्डिंग में बर्निंग मटेरियल था
तो ये काफ़ी लॉस इसमें हो सकता था। तो इस करके जो है वो और साथ साथ में इसमें मैं एक अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि जब कहीं भी ऐसा इंसिडेंट होता हो तो पब्लिक जो है हमारे को इंडिपेंडेंट काम नहीं करने देती, तो इसमें से हमारे को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। जब भी हमारे कर्मचारी कहीं भी इस तरह की आग बुझाने के लिए जाए तो मेरा अनुरोध है कि हमारे कर्मचारी को इंडिपेंडेंट काम करने दें ताकि वो होने वाले लॉस को कम से कम कर सके। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।